आप सभी छात्रों को मिथिला कॉमर्स के डिजिटल क्लास में स्वागत है। छात्रों, आज हम आप लोगों को सब्जेक्टिव का मॉडल सेट 2 समझाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज मॉडल सेट 2 में हम आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह कह रहा है साझेदारी फॉर्म के विघटन की दशा में फॉर्म की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाताओं के नाम बताएं। यानी जब साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है तो उस दशा में फॉर्म के पुस्तक में कौन-कौन से खाते खोले जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते होंगे, जब किसी भी साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है, फॉर्म के विघटन का मतलब क्या हुआ? साझेदारी फॉर्म का बंद हो जाना। यदि पूछेगा फॉर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? किसी भी साझेदारी व्यवसाय का समापन हो जाना, बंद हो जाना, साझेदारी का टूटना क्या कहलाता है? फॉर्म का विघटन। यानी फॉर्म के विघटन की दशा में साझेदारी फॉर्म समाप्त हो जाता है। तो उस दशा में कौन-कौन से खाते खोले जाते हैं? तो सबसे पहला जो खाता खोला जाता है बच्चा, वो खोला जाता है वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। एक साझेदारी फॉर्म के विघटन की दशा में सबसे फर्स्ट अकाउंट जो हम लोग खोलते हैं, वो खोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए वसूली खाता कौन सा खाता है, तो एक नाम मात्र खाता होता है। कौन सा खाता? नाम मात्र खाता। दूसरा खाता जो हम लोग खोलते हैं, वो खोलते हैं साझेदारों का ऋण खाता। साझेदारों का कौन सा खाता? ऋण खाता। लेकिन यह कब? जब आवश्यकता प्रतीत होगा तब। अर्थात जब साझेदारों का ऋण दिया रहेगा तो साझेदारों के ऋण खाते खोले जाएंगे। अगर साझेदारों का ऋण नहीं दिया रहेगा तो साझेदारों के ऋण खाते नहीं खोले जाएंगे। तो सबसे पहले खोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर खोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। और तीसरा होता है बच्चों साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा होता है बैंक या रोकड़ खाता, बैंक या कैश अकाउंट। तो एक साझेदारी फॉर्म की दशा में मुख्य रूप से बच्चे 4 खाते खोले जाते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, और बैंक या कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर स्थिर पूंजी की दशा होगा तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ बच्चों आपको करेंट अकाउंट भी खोला जाता है। कौन सा अकाउंट खोला जाता है बच्चों? करेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, वसूली खाता क्या है? दिखाए होंगे वसूली खाता एक अवास्तविक या नाममात्र खाता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वसूली खाता क्या है? तो वसूली खाता एक अवास्तविक या नाममात्र खाता है। नाम से ही स्पष्ट है, वसूली। किसी भी चीज को क्या करना? वसूलना। तो यह संपत्तियों की वसूली, यानी वसूली खाता में क्या किया जाता है? तो संपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ अथवा हानि के निर्धारण के लिए बनाया जाता है। यानी वसूली खाता क्या है? एक अवास्तविक या नाम मात्र खाता है बच्चों। वसूली खाता क्या है? एक अवास्तविक या नाम मात्र खाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी तो वसूली खाता एक अवास्तविक या नाम मात्र खाता है। यह खाता क्यों खोला जाता है बच्चों? अगर पूछ दिया तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि वसूली खाता जो खोला जाता है वह संपत्तियों से राशि वसूल करने के लिए और दायित्वों के भुगतान करने से होने वाले लाभ या हानि के निर्धारण करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है बच्चों? वसूली खाता। कौन सा खाता? वसूली खाता। यानी फॉर्म में जितनी सारी संपत्तियां होती है उन संपत्तियों को वसूला जाता है और उस वसूली की राशि से दायित्वों का भुगतान किया जाता है और उससे संबंधित जो लाभ या हानि होते हैं इसके निर्धारण के लिए बच्चों खोला जाता है वसूली खाता। इस खाते के लाभ या हानि को साझेदारों के खाते में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए वसूली खाते के लाभ या हानि को ट्रांसफर किया जाता है तो साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारों किस खाते में? पूंजी खाते में। तो इस खाते का जो लाभ या हानि होता है, वसूली खाता में जो लाभ या हानि होता है, उस लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के खाते यानी साझेदारों का पूंजी खाता बढ़ेगा तो पूंजी खाता या आपका चालू खाते, स्थिर पूंजी की दशा में चालू खाते में। और किस विभाजन में? तो लाभ विभाजन के अनुपात में। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वसूली खाते के लाभ या हानि को ट्रांसफर किया जाता है साझेदारों में, किस अनुपात में? तो लाभ विभाजन के अनुपात में। किस अनुपात में बच्चों? लाभ विभाजन के अनुपात में हस्तांतरित, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ऐसी 2 दशाएं बताइए जिसमें साझेदारी फॉर्म का विघटन हो जाता है। आपको ऐसा 2 केस कहता है बताने के लिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा जिससे एक साझेदारी फॉर्म का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहला होगा
जब फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर ये सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, यानी जब एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो जाएगा या सभी साझेदार दिवालिया हो जाएगा, तो उस दशा में एक साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है बच्चों, विघटन हो जाता है, समापन हो जाता है। और दूसरा पॉइंट होगा, जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक हो जाए, जब फर्म का व्यवसाय क्या हो जाए, अवैधानिक यानी कानूनी रूप से फर्म न मान्य न हो, उसे हम अवैधानिक कहते हैं। जिस चीज को कानून मान्यता नहीं दिया जाता है, वो वैसा काम अगर उस व्यवसाय में किया जाएगा, उस फर्म में किया जाएगा, तो वह अवैधानिक फर्म कहलाएगा। तो अवैधानिक फर्म की दशा में भी एक साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है बच्चों, विघटन हो जाता है। तो 2 नंबर में अगर आपसे पूछे जो साझेदारी फर्म के विघटन की दशाएं बताएं, तो पहला दशा क्या होगा, जब फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार क्या हो जाएगा बच्चों, दिवालिया हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जब फर्म का जो व्यवसाय चल रहा है वह क्या हो जाएगा, अवैधानिक हो जाएगा, अर्थात उसको कानून जो जिस चीज से जिस आधार पर कहता है चलाने के लिए, उस आधार पर वो नहीं चलाता होगा, तो वह अवैधानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, फर्म के विघटन के क्या तरीके हैं। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ, 5 नंबर में पूछेगा तो आपको डिल भी लिखना पड़ेगा, और 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ पॉइंट लिखना होगा। जो एक फर्म के विघटन के कितने तरीके होते हैं। एक फर्म के विघटन या समापन की निम्न दशाओं में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों, ठहराव या समझौता द्वारा समापन, धारा 40 के तहत, 40 के ठहराव या समझौता द्वारा समापन, यानी आपसी ठहराव के द्वारा भी साझेदारी फर्म का विघटन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, अनिवार्य समापन, धारा 41 के। तीसरा होगा आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर, कोई आकस्मिक घटना घट गया, इस वजह से भी साझेदारी फर्म का क्या हो जाएगा, भी घटन हो जाता है, धारा कितना के तहत आपको बच्चों, 42 के तहत। और चौथा होगा सूचना द्वारा विघटन, धारा 43, और न्यायालय द्वारा समाप्ति, धारा 44। एक साझेदारी फर्म के विघटन के मेरे प्यारे बच्चों 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला ठहराव या समझौता द्वारा समापन, यदि आपसी ठहराव, आपसी तालमेल, आपसी समझौता के द्वारा भी फर्म को बंद करना चाहेगा तो बंद कर सकता है। मान लीजिए किसी उद्देश्य से फर्म को शुरू किया गया होगा, अब वो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया, तो हम लोग फर्म को आपसी समझौता के द्वारा क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठहराव या समझौता द्वारा समापन। दूसरा हुआ बच्चों अनिवार्य समापन, जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाएगा या कोई ऐसी घटनाएं घट जाएगी तो वह अनिवार्य समापन। तीसरा होगा आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर। चौथा होगा सूचना द्वारा विघटन, और पांचवा होगा न्यायालय द्वारा समाप्ति, यानी कानून भी, न्यायालय भी अगर चाहेगा तो साझेदारी फर्म को विघटित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा बच्चों, पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाते में अंतर बताएं। और याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता है, तब भी याद रखिएगा नाम मात्र खाता ही लगाना है, और वसूली खाता है तब भी नाम मात्र खाता ही लगाना है। और नाम मात्र खाता को इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और नाम मात्र खाता का दूसरा नाम अवास्तविक खाता भी होता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता दोनों नाम मात्र खाता होते हैं। अब कह रहा है दोनों में अंतर बताने के लिए, तो लिख दिए होंगे पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में प्रमुख अंतर इस प्रकार है, या निम्नलिखित अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों अंतर में, तो यह खाता, यह मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता, यह खाता मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु होने पर बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस दशा में बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा जो पुनर्मूल्यांकन खाता का दूसरा नाम होता है, तो लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, जब एक साझेदार प्रवेश करता है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है, तो इस दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ दिया जो पुनर्मूल्यांकन खाता कब तैयार किया जाता है, तो इसी को लिख दीजिए। अब इसका होगा जबकि वसूली खाता साझेदारी फर्म के
समापन पर, यानी जब कोई साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है, समापन होता है अर्थात फॉर्म बंद हो जाता है, तो उस दशा में तैयार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों वसूली। सिंपल बात है। जब कोई साझेदार प्रवेश करेगा, अवकाश ग्रहण करेगा, मृत्यु होगा, तो उस दशा में हम तैयार करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। और जब फॉर्म का समापन हो जाएगा अर्थात फॉर्म बंद हो जाएगा, तो उस दशा में तैयार किया जाएगा बच्चों वसूली खाता। कौन सा खाता? वसूली खाता। अब तो पॉइंट नंबर 2 होगा, तो उद्देश्य के आधार पर, तो साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण के समय संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करना। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है जो संपत्ति और दायित्व का जो पुनर्मूल्यांकन हुआ है, उसका जो रिवैल्यूड हुआ है, रिवैल्यूशन हुआ है, उससे लाभ हुआ या हानि, यह ज्ञात करने के लिए बच्चों बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के उद्देश्यों को लिखें, तो याद रखेंगे इसी पॉइंट को वहां पर 2 नंबर में आपको लिखना है। जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का उद्देश्य संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करना। होने वाले लाभ या हानि को क्या करना? ज्ञात करना। जबकि फॉर्म के समापन पर उसकी संपत्तियों को बेचने, यानी जब फॉर्म का समापन होता है तो संपत्ति को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करना। अगर आपसे पूछ दे वसूली खाता बनाने का क्या उद्देश्य है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन चेंज करके, तो वसूली खाता क्यों बनाया जाता है? तो जब फॉर्म का समापन होता है तो उस फॉर्म की जो संपत्ति होती है उसको बेचने और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या बनाया जाता है? वसूली खाता। यह एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछेगा, आपको जवाब उसी टाइप से लिखना है। तो यदि पूछ दिया जाए वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, तो या वसूली खाते बनाने का क्या उद्देश्य होता है, तो फॉर्म के समापन पर फॉर्म की संपत्तियों को बेचने और दायित्वों को भुगतान से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाया जाता है? वसूली खाता। और संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले, उसका जो दोबारा वैल्यूएशन लगाया जाता है, उससे होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बच्चों बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। कौन सा खाता? पुनर्मूल्यांकन खाता। अगर पूछ दिया जाए फॉर्म के समापन वसूली खाता कब बनाया जाता है, तो फॉर्म के समापन की दशा में। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए वसूली खाता कब बनाया जाता है, तो फॉर्म के समापन की दशा में। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखे होंगे इस खाते को बनाने के बाद फॉर्म कार्य करती रहती है। पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम बनाते हैं उसके बाद फॉर्म कार्य करता रहता है। केवल साझेदारी संगठन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हम लोग देखे होंगे जब एक नया साझेदार प्रवेश किया होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए होंगे और फॉर्म क्या होगा? चलता रहेगा। फिर नया बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के बाद भी फॉर्म चलती रहती है, सिर्फ साझेदारों के बीच संबंधों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन वसूली खाता बनाने के बाद फॉर्म का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। अर्थात व्यापारिक गतिविधियां क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इधर तो याद रखेंगे सीधा, समापन की दशा में क्या होगा? व्यापार बंद हो जाएगा। वसूली खाता बनाने के बाद व्यापार क्या हो जाएगा? बंद होगा। लेकिन पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के बाद फॉर्म बंद नहीं होगा, फॉर्म चलता रहेगा। क्योंकि वह नया साझेदार के प्रवेश की दशा में, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की दशा में, किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में बनाया, इसमें फॉर्म चलता रहता है। सिर्फ साझेदार के बीच संबंध जो होते हैं आपसी, उसमें परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, तो किसी व्यय को नहीं दिखाया जाता है। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता में किसी भी व्यय को हम नहीं दिखाते हैं, जबकि वसूली व्यय को इस खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। यानी फॉर्म के समापन की दशा में जो वसूली व्यय होता है, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, उस रियलाइजेशन एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा फॉर्म के समापन की दशा में वसूली व्ययों को दिखाया जाता है, तो वसूली खाते के डेबिट साइड में। वसूली खाते किस साइड में? डेबिट साइड में। यहाँ ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या हो गया? यहाँ पर 2 नंबर में किसी व्यय को नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता में व्यय नहीं रहता है, इसलिए उसको व्यय को नहीं दिखाया जाता है। जबकि वसूली खाते की दशा में, फॉर्म के समापन की दशा में एक वसूली व्यय होते हैं, तो इस वसूली व्यय को वसूली खाते के किस साइड में? डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। किस पक्ष में दिखाया जाता है? डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और 5वां नंबर पॉइंट होगा, यह खाता एक फॉर्म के जीवन काल में
कई बार बनाना पड़ता है। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है वह एक फर्म का जो जीवन काल है उस जीवन काल में कई बार बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई साझेदार प्रवेश करता है तब भी बनाना पड़ता है, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब भी बनाना पड़ता है, किसी साझेदार की मृत्यु होती है तब भी बनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्म के जीवन काल यानी फर्म जितना जीवन काल होगा उसका जितना दिन वह चलेगा उस अवधि दौरान तो बहुत सारे बार हमको क्या बनाना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। और लेकिन वसूली खाता कब बनाना पड़ता है, जब फर्म का समापन हो जाता है। तो लिख दिए होंगे यह खाता एक फर्म के जीवन काल में केवल एक बार ही बनाया जाता है। केवल कितना बार, एक बार, क्योंकि जब फर्म का समापन होगा तभी ये बनाया जाएगा। इसीलिए वसूली खाता फर्म के जीवन काल में एक बार बनाया जाता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बतावे। यानी साझेदारी का समापन या साझेदारी का इसका पुनर्गठन भी कहीं बोला जाता है, और फर्म के समापन में अंतर बताएं। लिखे होंगे साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट होगा अर्थ, यानी दोनों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। लिखे होंगे इससे आशय साझेदारों के वर्तमान समझौते में परिवर्तन है। यानी साझेदारी का समापन का मतलब क्या, इसको साझेदारी के पुनर्गठन भी आप कह सकते हैं। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन और साझेदारी का समापन दोनों एक ही बात होता है। तो साझेदारी के समापन की दशा में क्या होता है, साझेदारों के वर्तमान संबंध में परिवर्तन होता है। इससे फर्म का पुनर्समापन नहीं होता है, सिर्फ साझेदार के संबंध में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। जबकि फर्म का समापन से आशय फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त होना है। जब फर्म ही बंद हो जाएगा तो साझेदारों के बीच क्या समझौता रहेगा, साझेदारी का बीच समझौता भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो साझेदारी के समापन में साझेदारों के मध्य वर्तमान समझौते में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान समझौता होगा, हम दो साझेदार होंगे, एक ए और बी, दो साझेदार होंगे और दोनों हम रेशियो बांटते होंगे 3:2। अब एक नया साझेदार आया सी, अब सी प्रवेश किया तो उसको मान लीजिए 1/6 हिस्सा देंगे। तो हम लोगों में क्या हो जाएगा, संबंध में परिवर्तन हो जाएगा, लाभ हानि का अनुपात चेंज हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, समझौते में परिवर्तन होगा, संबंध में परिवर्तन होगा। लेकिन जब फर्म का समापन होगा तो संबंध में परिवर्तन नहीं होगा, साझेदारी ही समाप्त हो जाएगी। ना ए बचेगा, ना बी बचेगा, ना सी बचेगा, तीनों का साझेदारी समझौता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, व्यवसाय का चालू या बंद रहना। तो जब साझेदारी का समापन होता है तो इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। यानी जब कोई साझेदार प्रवेश करता है या अवकाश ग्रहण करता है, इस स्थिति में क्या होता है, फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। लेकिन इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय क्या हो जाता है बच्चों, बंद हो जाता है। याद रखेंगे, साझेदारी का समापन जब होता है तो फर्म का व्यवसाय क्या रहता है, चालू रहता है। लेकिन जब फर्म का ही समापन हो जाए, फर्म ही बंद हो जाएगा, तो फिर कैसे व्यवसाय चलेगा। तो फर्म के समापन की दशा में फर्म का व्यवसाय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है बच्चों। तो 2 नंबर में आपको 2 पॉइंट ही लिखना होगा, और 5 नंबर पूछेगा तो 5 पॉइंट लिखना होगा। याद रखेंगे ये भी चीज। अब 2 नंबर की क्वेश्चन में 5 को पॉइंट नहीं लिखना है। अगर कह दिया 3 तो 3 लिखना है, 2 कहेगा तो 2 कहेगा, नहीं कहेगा तो 2 या 3 लिखिएगा, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो साझेदारी के समापन में क्या होता है, फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। और फर्म के समापन का मतलब क्या हुआ, फर्म का व्यवसाय बंद हो जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपको लेखा पुस्तकों को बंद करना। तो साझेदारी के विघटन पर सभी लेखों पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जब साझेदारी का समापन होता है तो उस दशा में लेखा पुस्तक बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेखा पुस्तक चालू रहता है। जबकि फर्म के समापन की स्थिति में फर्म के सभी लेखे पुस्तकों को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। जब फर्म ही नहीं चलेगा, फर्म ही बंद हो जाएगा तो लेखा पुस्तक चलेगा बच्चों, नहीं चलेगा। तो फर्म के समापन पर क्या होता है, सभी लेखा पुस्तक को बंद कर दिया जाता है। जबकि साझेदारी के विघटन या साझेदारी के समापन पर सभी लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट होगा, साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो साझेदारी का विघटन होता है तो ऐच्छिक, जबकि फर्म का जो विघटन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह ऐच्छिक भी होता है और कभी कभी अनिवार्य रूप से भी बंद कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे, साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है, जबकि फर्म का विघटन ऐच्छिक और कभी-कभी अनिवार्य रूप से भी साझेदारी फर्म का विघटन किया। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, कंपनी से आप क्या समझते हैं। लिखाए होंगे, सामान्यतः संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी का आशय। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से आप क्या समझते हैं।
या कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो कंपनी ये बी ग्रुप का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है कंपनी। तो कंपनी से आप क्या समझते हैं? दिखाए होंगे सामान्यतः या सामान्य शब्दों में संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए, कोई मेरा समान उद्देश्य होगा, इसके लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था से है। यानी कंपनी जो होता है वो कोई समान उद्देश्य के लिए व्यक्ति का एक क्या है, संघ या संस्था है, जिसकी पूंजी यानी कंपनी की जो पूंजी होती है बच्चों, वो अंशों में विभाजित रहती है। किसमें विभाजित रहती है? अंशों में विभाजित रहती है। अगर एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव पूछे जो कंपनी की पूंजी विभाजित रहती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? अंशों में विभाजित रहती है। यानी कंपनी का जो पूंजी होता है वो अंशों में विभाजित रहती है। मतलब वास्तव में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। अगर आपको पूछे कंपनी कौन सा व्यक्ति है, तो याद रखेंगे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसकी स्थापना यानी कंपनी की जो स्थापना की जाती है वह कानून या अधिनियम के अंतर्गत होती है। यानी कंपनी का परिभाषा आप लिख सकते हैं, तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य, मान लीजिए मेरा कोई उद्देश्य है हीटर बनाना, तो हम हीटर बनाने के लिए कंपनी का निर्माण किए। मेरा उद्देश्य हो गया क्या? हीटर बनाना। अब हीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? एक कंपनी का उद्देश्य, समान उद्देश्य मेरा हुआ। इसके लिए हम 2 4 5 5 10 20 व्यक्ति मिलकर क्या करेंगे? संघ बनाएंगे, संस्था बनाएंगे और उसको कंपनी का रूप डालेंगे। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमको कंपनी अधिनियम के या शरण लेना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के माध्यम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। कंपनी क्या है? एक संघ या संस्था है, जिसका समान उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है एक, जिसकी पूंजी क्या होती है? तो अंशों में विभाजित रहती है। जिसकी पूंजी किसमें विभाजित रहती है? तो अंशों में विभाजित रहती है। तो ऑब्जेक्टिव में या दूसरे शब्दों में अभी आप लिख सकते हैं, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी कौन सा व्यक्ति होता है? कृत्रिम व्यक्ति होता है, जिसकी स्थापना कानून के द्वारा, किसके द्वारा? कानून या अधिनियम के अंतर्गत होता है। कंपनी का जो निर्माण होता है वह कानून या अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंपनी की कोई 4 विशेषताओं को बताएं। 2 ऑब्जेक्टिव ध्यान से देख लीजिएगा। कंपनी कौन सी व्यक्ति है? तो कृत्रिम व्यक्ति। और कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। और कंपनी की पूंजी विभाजित होती है तो अंशों में विभाजित रहती है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिए। तो कंपनी की कोई 4 विशेषताएं बताने के लिए इसका आंसर होगा, कंपनी की मुख्य 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। इस क्वेश्चन को हम अपने असाइनमेंट में आपको डील करके भी दिए हैं। यहाँ सिर्फ हम पॉइंट लाए हैं, वहाँ पर पॉइंट भी लिख दिए हैं और डील भी लिख दिए हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इसको भी चला सकते हैं, और 5 नंबर में पूछे तो पॉइंट भी लिखना है और थोड़ा मोड़ा डील भी लिख दीजिएगा। कंपनी की मुख्य 4 विशेषता में सबसे पहला विशेषता है, तो यह विधान द्वारा निर्मित एक कौन सा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति है। हमने आपको बार बार बताया। यदि आपका परिभाषा का कंसेप्ट क्लियर होगा तो विशेषता ऑब्जेक्टिव में बनाने में बहुत सारा हेल्प आपको मिलेगा। तो सबसे पहला है जो कंपनी की यह विधान द्वारा निर्मित एक कौन सा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति है। यह पहला विशेषता हुआ। दूसरा, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कंपनी की अपनी अस्तित्व होती है। कंपनी का अस्तित्व अलग होता है और कंपनी के मालिक के अस्तित्व अलग होते हैं, इसलिए पृथक वैधानिक अस्तित्व बोला गया है। तो इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कानूनी अस्तित्व। तीसरा पॉइंट होगा, प्रत्येक कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है। ये भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जाता है प्रत्येक कंपनी की अपनी एक क्या होती है? सार्वमुद्रा, जो कंपनी के हस्ताक्षर का काम करता है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा कंपनी की सार्वमुद्रा काम करती है, तो किस रूप में काम करती है? हस्ताक्षर के रूप में कार्य करती है। तो कंपनी की, प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, जो कंपनी के हस्ताक्षर का काम करती है। और लास्ट पॉइंट होगा, इसके अंशधारियों का दायित्व जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? सीमित। पूछा जाएगा अंशधारियों का दायित्व होता है, तो क्या होता है? सीमित। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कंपनी की प्रमुख 4 विशेषता क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला, यह विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान यानी कानून के द्वारा निर्मित एक कौन सा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका और इसके मालिक का, दोनों का अस्तित्व क्या होता है? अलग होता है। तीसरा पॉइंट होगा, प्रत्येक कंपनी की अपनी एक क्या होती है? सार्वमुद्रा, इंग्लिश में से कॉमन सील कहते हैं। तो प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, जो कंपनी का काम क्या करता है? तो हस्ताक्षर का काम करता है। किसका काम करता है? हस्ताक्षर का काम करता है। ऑब्जेक्टिव में वो। और इसके जो अंशधारी होते हैं, यानी कंपनी के पूंजी अंशों में विभाजित होती है, इसीलिए अंशों का निर्गमन किया जाता है, और जिसके द्वारा अंशों को खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंशधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशधारी कहते हैं।
तो कंपनी के अंशधारियों का दायित्व जो होता है वो बच्चों क्या होता है, सीमित होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अंशधारियों का दायित्व होता है तो सीमित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंपनी के प्रमुख प्रलेखों का वर्णन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख। तो 2 नंबर में नाम भी कभी-कभी पूछ दिया जाता है, तो डिटेल भी देख लीजिएगा, नाम स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा। कंपनी के 3 महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं। सबसे पहला जो मेरे प्यारे बच्चों प्रलेख होता है उसका नाम होता है पार्षद सीमा नियम, दूसरा होता है पार्षद अंतर नियम और तीसरा होता है परिविवरण। तो कंपनी के कितने महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं? 3 महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और परिविवरण। कौन सा? परिविवरण। सबसे पहले लिखे होंगे पॉइंट नंबर 1 में पार्षद सीमा नियम। 2 नंबर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं? तो इसको 2 नंबर में पूछा जाए। कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख, तो पार्षद सीमा नियम बताए थे आपको, जो यह कंपनी का मूल्य प्रलेख होता है। अगर आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो कंपनी का प्रमुख प्रलेख या मूल्य प्रलेख कौन होता है, तो याद रखेंगे पार्षद सीमा नियम। कंपनी का जो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है पार्षद सीमा। तो यह कंपनी का मूल्य प्रलेख होता है, जिसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र, अधिकारों की सीमाएं, उद्देश्य तथा पूंजी आदि की पूर्ण व्याख्या होती है। ये पार्षद सीमा नियम जो होता है वह कंपनी का, उसमें नाम, पता, कंपनी का कौन सा कार्य करेगा, उसका क्या कार्य क्षेत्र है, क्या अधिकार की सीमा है, उसका उद्देश्य क्या है, पूंजी कितना रहेगा, सभी बातों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है जिस पेपर पर, उसे हम क्या कहते हैं, पार्षद सीमा नियम। यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है या आधारभूत प्रलेख होता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे। यह कंपनी का आधारभूत या मूल प्रलेख होता है, जिसमें किसी भी कंपनी के कार्य क्षेत्र वो कौन सा काम करेगा, उसका अधिकार का सीमा क्या होगा, कंपनी का उद्देश्य क्या है, पूंजी कितनी लगेगी आदि की पूर्ण व्याख्या होती है। यह कंपनी और बाह्य जगत के संबंधों को संचालित करती है, यानी यह कंपनी को और कंपनी के बाहरी जगत का क्या करता है, संचालन का काम करता है, चलाने का काम करता है, संचालित करता है। यह कंपनी का चार्टर्ड कहलाता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे, पूछा जाएगा कंपनी का चार्टर्ड कहलाता है। तो कंपनी का चार्टर्ड मेरे प्यारे बच्चों किसे कहेंगे, तो पार्षद सीमा नियम को। इसको कहेंगे पार्षद सीमा नियम को। कंपनी का चार्टर्ड किसे बोला जाता है, तो पार्षद सीमा नियम। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों पार्षद अंतर नियम। देखे होंगे यह कंपनी का वह प्रलेख है जिसमें कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, यानी पार्षद सीमा नियम में जो जो बातें लिखी रहती है, जो उद्देश्य वर्णित रहता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कंपनी के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियमों और उपनियमों का जो उल्लेख रहता है बच्चों, वह पार्षद अंतर नियम में। नाम है अंतर नियम। तो अंतर नियम में क्या होगा, कंपनी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा किया कैसे किया जाएगा, इसके लिए कौन सी नीति बनाना होगा, क्या नियम बनाना होगा, यह नीति और नियम जो बनाया जाता है बच्चों, वो बनाया जाता है पार्षद सीमा नियम में। किसमें? पार्षद अंतर नियम में। तो यहाँ लिख दिए होंगे यह कंपनी का वह प्रलेख है जिसमें कंपनी के पार्षद सीमा नियम, यानी कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम में जो वर्णित उद्देश्य है, जिस उद्देश्य का वर्णन किया गया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उस उद्देश्य की किसके लिए? प्राप्ति के लिए। ऐसे पार्षद सीमा नियम में कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगा, कंपनी का कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियमों तथा उपनियमों का उल्लेख रहता है किसमें? पार्षद अंतर नियम में। तो याद रखेंगे पार्षद सीमा नियम में कंपनी का उद्देश्य रहता है, कार्यक्षेत्र रहता है, अधिकार की सीमा रहती है। अब पार्षद अंतर नियम में कंपनी के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए नियमों और उपनियमों का उल्लेख किया जाता है। बस याद रखना है, 2 पॉइंट मेन याद रखिएगा। पार्षद सीमा नियम में क्या होता है? अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। पार्षद अंतर नियम में क्या होता है? नाम है अंतर नियम। तो अंतर नियम में क्या होता है? तो नियम और उपनियमों का वर्णन किया जाता है। तो किसी भी काम को, किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कौन सा नियम, कौन सा उपनियम बनाना पड़ेगा, इसका सुचारू रूप से कैसे संचालन किया जाएगा, ये सभी बातें किसमें लिखी रहती है? तो पार्षद अंतर। 2 नंबर में आपको पूछ सकता है पार्षद अंतर नियम से। नेक्स्ट पॉइंट होगा, लिखे होंगे इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है, यानी पार्षद अंतर नियम का जो निर्माण किया जाता है वह कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों परिविवरण। देखिए प्रोस्पेक्टस जिसे कहते हैं, देखे होंगे परिविवरण से आशय ऐसे प्रपत्र या दस्तावेज से है, यानी परिविवरण एक प्रकार का
प्रपत्र है या दस्तावेज है जिसके माध्यम से कंपनी अपने अंशों तथा ऋण पत्रों यानी अंश और ऋण पत्रों के अभिदान या क्रय हेतु जनता को आमंत्रित करती है। यानी कोई भी किसी भी कंपनी का कोई किसी भी जनता के द्वारा अंश या ऋण पत्र जो खरीदा जाता है तो उससे पहले उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखा जाता है, परिविवरण चेक किया जाता है, जो कंपनी की क्या स्थिति है, कैसा है, क्या उसका अंश कितने रुपये होगा, एक अंश का दाम कितना होगा, क्या वो सभी बातें परिविवरण में कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है। तो परिविवरण क्या है? तो परिविवरण एक प्रकार का प्रपत्र या दस्तावेज है। उसी दस्तावेज को देखकर यह पता चलता है कंपनी की आर्थिक स्थिति सही है या गलत। अगर आर्थिक स्थिति सही रहता है तो लोग क्या करता है, जनता क्या करता है, अंश खरीदता है। अब यह कंपनी पे डिपेंड है, कंपनी अगर चाहेगा तो उसमें झूठ-मूठ भी दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है परिविवरण हरदम हमेशा स्वच्छ बनाना चाहिए किसी कंपनी को। उसमें गलत चीज़ों को नहीं दर्शाना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो लिखना है परिविवरण से आशय एक प्रपत्र या दस्तावेज। परिविवरण एक प्रपत्र या दस्तावेज है जिसमें जिसके माध्यम से कंपनी अपने किसको अंशों और इन पत्रों के अभिदान या क्रय हेतु जनता को क्या करती है, आमंत्रित करती है। जनता को अंश और इन पत्र खरीदने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। जनता उसी प्रोस्पेक्टस को देखकर अंश और इन पत्र खरीदते हैं। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको। अब 12th करने के बाद कहीं ग्रेजुएशन कीजिएगा तो कॉलेज देखिएगा कौन सा अच्छा है, उसका नेट पर सर्च कीजिएगा, उसका प्रोस्पेक्टस देखिएगा कौन कौन टीचर उसमें पढ़ाते हैं, कैसे कौन कौन सा प्रिंसिपल होंगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैंपस देखिएगा और अच्छा लगता है तो आप उसमें क्या करते हैं, एडमिशन करवाने के बारे में सोच लेते हैं। और जाने के बाद पता चला जो वह सब बात है ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, ये भी एक प्रोस्पेक्टस है जो जनता क्या करता है, अंश खरीदने पर से पहले उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस चेक करता है, और प्रोस्पेक्टस अगर उसको मन भावन होता है तो वो अंश को क्या करता है, खरीद लेता है। इसीलिए कंपनी को हमेशा अच्छा प्रोस्पेक्टस देना चाहिए, उसमें किसी भी गलत बातों को शामिल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, तो निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर स्पष्ट करें। ये कंपनी के प्रकार है। अगर आपको पूछेगा कंपनी के प्रकार को लिखें, कंपनी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर 1-2 प्रकार पूछे तो आप लिख सकते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। कंपनी 2 प्रकार के होते हैं। कंपनी के बहुत सारे एक व्यक्ति कंपनी भी होता है, सूत्रधारी कंपनी भी होता है, सहायक कंपनी भी होता है, लेकिन आपको महत्वपूर्ण होता है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। लिखे होंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर स्पष्ट करें। लिखे होंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है, इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ध्यान से देखना है। तो निजी कंपनी में क्या होता है, अगर पूछ दे निजी कंपनी की क्या विशेषता है तो एक साइड वाला लिख देंगे तो निजी कंपनी की विशेषता, दूसरा साइड वाला लिख देंगे तो सार्वजनिक कंपनी की विशेषता। परिभाषा भी यहीं से आप लिख सकते हैं। तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2। और अधिकतम संख्या जो होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड निजी कंपनी और उस साइड सार्वजनिक। तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2, और अधिकतम संख्या जो होता है प्यारे प्यारे बच्चों वो 200। 2 नंबरी में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2, अधिकतम संख्या होता है 200, भूतपूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी को छोड़कर। तो अगर आपसे पूछे तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या हुई, 2, अधिकतम संख्या क्या हुआ, 200। जबकि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो 7, और अधिकतम संख्या जारी किए गए अंशों के बराबर होता है। यानी जितना शेयर जारी करेंगे उतने शेयर के बराबर मेरा अंशधारी हो सकता है। इसीलिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो 7, और अधिकतम संख्या होती है तो कोई सीमा नहीं है, जितना अंश जारी किया गया। ये ऑप्शन में दे जो जारी किए गए अंशों के बराबर, तो ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, तब कोई सीमा नहीं लगाना। यदि लिख दे जो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है उसमें दिया जाएगा जारी किए गए अंशों के बराबर, तो वो ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं दिया रहेगा कोई सीमा नहीं तो वो देख लीजिए। तो निजी कंपनी समझ गए होंगे। तो निजी कंपनी में सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी, 2, और अधिकतम संख्या कितना, 200, भूतपूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी को छोड़कर। जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संख्या कितना, 7, और अधिकतम संख्या कितना, तो जारी किए गए अंशों के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, यह जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। निजी कंपनी अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब हुआ तो निजी कंपनी के अंश और ऋण पत्र पब्लिक में बेचा नहीं जाता है। तो यह हो गया जो यह जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। जबकि सार्वजनिक कंपनी अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। अगर 2 नंबर में पूछे जो निजी कंपनी से आप क्या समझते हैं तो इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम संख्या 200 होता है। निजी कंपनी अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। इसी प्रकार से सार्वजनिक कंपनी के लिख दीजिएगा। सार्वजनिक कंपनी की दशा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 7, अधिकतम संख्या होता है तो जारी किए गए अंशों के बराबर। सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को जनता में या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। सस्ता पूछे तो इस सेट से लिख।
नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा, तो इसके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, यानी निजी कंपनी के अंश का हस्तांतरण जो होगा इस पर क्या है, प्रतिबंध है, यानी हस्तांतरित नहीं करेंगे, इसका मतलब प्रतिबंध है। जबकि सार्वजनिक कंपनी के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात अंशों का हस्तांतरण हो सकता है। तो सार्वजनिक कंपनी के अंशों का क्या हो सकता है, हस्तांतरण हो सकता है, जबकि निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, यानी इस पर प्रतिबंध है और उस पर प्रतिबंध नहीं है। अब दिए होंगे, इसमें कम से कम 2 संचालकों का होना आवश्यक है, यानी निजी कंपनी चलाने के लिए कम से कम कितना संचालक होना आवश्यक है, 2 संचालक होना आवश्यक है, किंतु 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी संचालक की संख्या निजी कंपनी में कम से कम कितनी, 2, और अधिकतम कितना, 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना आवश्यक है, किंतु 15 से अधिक नहीं। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या डिफरेंस हुआ, इसमें संचालकों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, 2, और अधिकतम 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में संचालक की संख्या कितनी हुई, 3, और अधिकतम कितना होना चाहिए, 15 से अधिक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट होगा, यह जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती। अब ये बताएं, जो जनता को आमंत्रण नहीं करेगा तो ये जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती। तो निजी कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी जनता से जमा स्वीकार कर सकती है। यानी निजी कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं करती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी जनता से जमा स्वीकार कर सकती है। लास्ट पॉइंट लिखे होंगे, इसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है, यानी निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना क्या है, अनिवार्य है। सदस्यों के सीमित दायित्व की दशा में, किस दायित्व की दशा में, जब सदस्य का दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। तो किसी भी सदस्य का दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। तो उस दशा में प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना क्या है, अनिवार्य है। जबकि सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लिमिटेड शब्द का। तो याद रखेंगे, निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड का प्रयोग किया जाता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये प्राइवेट लिमिटेड कब प्रयोग किया जाता है, जब सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है, सीमित। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या सा बनेगा एग्जाम हॉल में, जैसे आपको पूछ देगा निजी कंपनी से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक कंपनी से आप क्या समझते हैं, निजी कंपनी की विशेषता बताएं, सार्वजनिक कंपनी की विशेषता बताएं। तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड आप इसको बात को बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। इससे संबंधित बातों को जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से इसका आंसर आराम से लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो अंश क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। अब ये बताएं, तो कंपनी की जो पूंजी होती है वो किसमें विभाजित होती है, अंशों में विभाजित होती है। तो यानी क्या हुआ, जो कंपनी की कुल पूंजी, कंपनी का जो टोटल पूंजी है, कुल पूंजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टोटल पूंजी। तो कंपनी की कुल पूंजी की एक निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है। यानी अंश क्या है, तो किसी भी कंपनी का जो कुल पूंजी है का छोटा छोटा टुकड़ा जो है, छोटा छोटा जो हिस्सा में उसका विभाजन किया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंश कहते हैं। इन्हीं टुकड़ों या हिस्सों को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। याद हो गया होगा, जो कंपनी का जो कुल पूंजी होता है उसका जो एक निश्चित राशि होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में जो विभाजित होती है, इन्हीं टुकड़ों या हिस्सों को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी का पूंजी है 1 लाख, और यह पूंजी 10 रुपये वाले अंश में विभाजित है। कितना रुपया, एक निश्चित राशि कितना है, 10 रुपया। तो 10 रुपये वाले अंश में विभाजित है, तो शेयर कितना शेयर जारी करना पड़ेगा, 10,000 शेयर जारी करना पड़ेगा। शेयर को हिंदी में अंश कहते हैं। तो हमने क्या अभी बताया, तो एक कंपनी का कुल पूंजी, मान लिए जो एक कंपनी का कुल पूंजी है 1 लाख, और एक निश्चित राशि, तो उसका राशि कितना फिक्स किया गया है, तो एक अंश का राशि फिक्स किया गया 10 रुपया। तो 1 लाख को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो 1 लाख को 10 से भागा देंगे तो 10,000 शेयर हो गया। तो क्या बताएं, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों को प्यारे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो आराम से लिख दीजिएगा, तो कंपनी का जो कुल पूंजी होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा या हिस्सा जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अब अंश कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। तो अंश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला होता है पूर्वाधिकार अंश, आपसे प्रेफरेंशियल शेयर आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबरी में। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, अंश से आप क्या समझते हैं? ये भी पूछ सकता है जो अंश कितने प्रकार के होते हैं, या 5 नंबर में पूछ देगा अंश क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो अंश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अंश का प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंशियल शेयर, और दूसरा होता है समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर। तो अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 नंबरी में भी याद रखेंगे। तो पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। अब पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? तो लिखाए होंगे पूर्वाधिकार अंशों का आशय ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को, यानी जो उनको खरीदता है उसे धारक कहा जाता है, तो जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का समता अंशधारी से पहले अधिकार होता है। हमने बताया था, ध्यान से समझिए। जो 2 अंशधारी होंगे, पूर्वाधिकार अंश जो करेगा खरीदेगा उसको पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। जो समता अंश खरीदेगा उसको हम समता अंशधारी कहेंगे। तो पूर्वाधिकार समता अंशधारी से पहले जिस अंशधारी को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और तथा कंपनी के समापन की दशा में ऐसे अंशधारी को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार भी प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। या नाम है पूर्वाधिकार, जिसको पूर्व में यानी कि पहले अधिकार प्राप्त है उसे कहेंगे पूर्वाधिकार। क्या कहेंगे? पूर्वाधिकार। तो याद रखेंगे, नाम से ही समझ जाएंगे, पूर्वाधिकार जिसको पूर्व में अधिकार हो। और किससे पहले अधिकार होगा? तो 2 ही अंशधारी है, एक तो समता और एक पूर्वाधिकार। तो समता अंशधारी से पहले लाभांश प्राप्त करने का जिस अंशधारी को अधिकार प्राप्त होता है उसे हम पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। सिंपल बात है। तो समता अंशधारी से पहले जिस अंशधारी को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और कंपनी जब बंद होता है तो पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का भी अधिकार जिस अंशधारी को होता है उसे हम पूर्वाधिकार अंशधारी, और ऐसे अंशों को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अंशधारी और अंश समझ गए होंगे। अब यदि ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा जो पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश दिया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे निश्चित दर से। किस दर से? निश्चित दर से या स्थिर दर से। यानी और पूछेगा अंशधारी को दिया जाता है तो लाभांश, गलती नहीं कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। अंशधारी को दिया जाता है लाभांश और पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश दिया जाता है किस दर से? तो निश्चित दर से। किस दर से? निश्चित या स्थिर दर से। और हमने बार बार क्लास में समझाया था, जो लगा रहेगा 10% पूर्वाधिकार अंश है, तो बताए थे तो यह 10% क्या है? डॉट डॉट 10% है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो पूर्वाधिकार अंशधारी से पहले जो परसेंटेज लगा है क्या है? हमने बता दिया था यह क्या है बच्चों? लाभांश की दर। किसकी दर? लाभांश की दर। तो याद रखेंगे पूर्वाधिकार अंश से पहले दे देगा 10%, 12%, 8%, या डॉट डॉट पूर्वाधिकार अंश से पहले जो लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो वह होता है लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश दिया जाता है निश्चित दर से, और किस अंशधारी से पहले दिया जाता है? तो समता अंशधारी से पहले, क्योंकि अंशधारी तो दुइये गो है, समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी। तो पूर्वाधिकार अंशधारी को पहले दिया जाता है और समता अंशधारी को उसके बाद दिया जाता है। दिखाए होंगे तो समता अंशधारी से पहले प्राप्त करने का अधिकार है। और कंपनी के समापन की दशा में, यानी जब कंपनी बंद होगा तो उस दशा में ऐसे अंशधारियों यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार यानी प्राथमिकता भी प्राप्त होता है। जब किसी कंपनी का समापन होगा तो समापन की दशा में भी पहले जो पूंजी वापस किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किसको किया जाएगा? पूर्वाधिकार अंशधारी को। किसको किया जाएगा? पूर्वाधिकार अंश। अब नेक्स्ट समझेंगे हम प्यारे बच्चों समता अंशधारी के बारे में। और याद इसकी विशेषता भी पूछे तो लिख दीजिएगा, पूर्वाधिकार अंशधारी को निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारी को पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है समता अंशधारी से पहले। और लिख दीजिएगा जो पूर्वाधिकार अंशधारी को कंपनी पूंजी वापस प्राप्त करने में भी पहले अधिकार प्राप्त होता है कंपनी के समापन की दशा में। अगर विशेषता भी पूछे तो इसको पॉइंट बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समता अंश। कौन सा अंश? समता अंश। लिखे होंगे समता अंशों से तात्पर्य ऐसे अंश या अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। सिंपल बात है, यानी जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो समता अंश कहलाता है। 2 ही अंश है, पूर्वाधिकार और समता। तो जो अंश पूर्वाधिकार अंश की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें हम समता अंश कहते हैं। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं? तो यह अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो समता अंशधारी कंपनी के होते हैं स्वामी,
और यदि ये भी पूछ दिया जाए जो अंशधारी कंपनी के होते हैं तो स्वामी। अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। और ऋण पत्रधारी पूछे कंपनी का होता है तो लेनदार। याद रखेंगे, अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं और ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार कहलाते हैं। तो यह अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, परंतु इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश देने के पश्चात लाभांश प्राप्त होता है। अब ये बताएं, तो पहले लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारी को दिया जाएगा, उसके बाद लाभांश समता अंशधारी को दिया जाएगा। तो यही बात लिख दिए हैं, जो इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश देने के पश्चात लाभांश प्राप्त होता है। अगर आपको एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो समता अंशधारी को लाभांश दिया जाता है, तो पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश देने के बाद, हम पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश देने के बाद याद रखें। और कंपनी के समापन की दशा में, जब कोई कंपनी का समापन होता है अर्थात कंपनी बंद हो जाती है, तो उस दशा में ऐसे अंशों की पूंजी की वापसी तब होती है जब पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी की वापसी हो जाती है। सिंपल बात है, दो ही बात। जो लाभांश दिया किसको दिया जाता है पहले, तो पूर्वाधिकार अंशधारी को। कंपनी जब समापन होगा तो पूंजी भी किसको वापस किया जाएगा, तो पूर्वाधिकार अंशधारी को। अब पूर्वाधिकार अंशधारी को पूंजी वापस करने के बाद पूंजी किसको वापस किया जाएगा, तो समता अंशधारी को। याद रखेंगे, इसीलिए लिख दें जब पूर्वाधिकार अंशधारी को पूंजी वापसी के बाद दिया जाता है। तो अगर पूछे तो कंपनी के समापन की दशा में समता अंशधारियों की पूंजी वापस की जाती है, तो पूर्वाधिकार अंशधारी के बाद। याद रखेंगे, पूर्वाधिकार मतलब पहले, तो पूर्वाधिकार अंशधारी को पहले दिया जाता है और समता अंशधारी को बाद में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं? किस पूंजी से? अंश पूंजी। अंश तो समझा दिए, तो कंपनी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कंपनी के जो पूंजी की जो छोटी छोटी टुकड़ी या टुकड़ों या भाग होते हैं या हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंश। तो इसीलिए लिख दिए जो अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं। लिख दिए होंगे सरल शब्दों में, अंश पूंजी से आशय कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी, यानी कंपनी के द्वारा अंशों का जो निर्गमन किया जाता है और निर्गमन करने के बाद जनता के द्वारा जो खरीदा जाता है, उससे जो राशि प्राप्त होता है, उस राशि को हम क्या कहते हैं? अंश पूंजी कहते हैं। तो सिंपल बात है, जो अंशों के निर्गमन से जो राशि प्राप्त होता है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जाएगा अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन से जो राशि प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंश पूंजी कहते हैं। कौन सा पूंजी? अंश पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंशों की प्रकृति स्पष्ट करें। तो अंश के मुख्य रूप से 2 प्रकृति होते हैं। पहला अंश चल अथवा गतिशील संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अंश जो है वो चल या गतिशील संपत्ति। अंश एक जगह नहीं स्थिर रहता, आज मेरे पास कल किसी और के पास। आज मैं इस कंपनी से हटना चाहता हूँ, मैं अपना शेयर बेचकर किसी दूसरों के हाथ से बेच दे सकता हूँ। अंश क्या है? यह चल अथवा गतिशील संपत्ति। अंश कौन सा संपत्ति है? चल अर्थात गतिशील संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी है। और दूसरा पॉइंट दिया होंगे, अंतर नियम द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार इसका हस्तांतरण भी होता है, यानी अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। तो अंश कौन सा संपत्ति है? तो गतिशील संपत्ति है और अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे अंशों की प्रकृति, तो अंश के मुख्य रूप से 2 प्रकृति के होते हैं। पहला अंश चल अथवा गतिशील संपत्ति है और दूसरा अंतर नियम के निर्धारित तरीके के अनुसार, निर्धारित विधि के अनुसार अंशों का क्या किया जाता है? तो हस्तांतरण किया जाता है। मेन बात को याद रखिएगा, सब पॉइंट को एक बार अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे भी घुमाए, आंसर उसी तरीके के आधार पर आपको क्या करना है? लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर बताएं। अभी हमने आपको बताया परिभाषा और वहीं से यहाँ अंतर हो जाएगा। तो परिभाषा अगर सही से याद होगा या अंतर सही से याद होगा तो बाकी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर बताएं। तो लिख दिया है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में निम्नलिखित अंतर। और सबसे पहला पॉइंट लाए हैं, तो कंपनी के समापन, यानी जब कंपनी बंद होता है, जब कंपनी समाप्त हो जाता है, इन्हें पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार होता है। अब ये बताएं, जब किसी कंपनी का समापन होगा तो पूंजी वापस जो होगा वो पहले किसको होगा? पूर्वाधिकार अंशधारी को। कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार यानी कि प्राथमिकता होती है, जबकि कंपनी समापन पर इन्हें पूंजी वापसी पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद होता है। स्पष्ट है, इसमें पहले और इसमें क्या होता है? बाद। यानी जब किसी कंपनी का समापन होगा तो पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार किसको है? पूर्वाधिकार अंशधारी को। और पूर्वाधिकार अंशधारी के बाद
यदि भाई राशि बचेगा तो उस पूंजी वापस किसको किया जाएगा? समता अंशधारी को। नेक्स्ट पॉइंट होगा, अपने हित के मामले को छोड़कर, यानी पूर्वाधिकार अंशधारी का जिसमें हित होगा, ऐसे मामलों को छोड़कर इनके कंपनी धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी अपना जो मामला होगा कोई, तो उसमें इसको वोट देने का, मत मतलब हुआ वोट, उसमें वोट देने का इसको अधिकार होता है, लेकिन अपने मामले को छोड़कर दूसरे मामले में इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जबकि इनके धारकों को सभी मामलों में मत देने का अधिकार होता है। समतांशधारी जो होते हैं, तो सभी मामला, कंपनी का कोई भी मामला होगा, तो उसमें उसको वोट देने का यानी मत देने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारी को सिर्फ अपने मामले में मत देने का अधिकार होता है, दूसरे किसी अन्य मामले में उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन समतांशधारी को सभी मामलों में मत देने का यानी वोट देने का, इंग्लिश में याद रखेंगे, अधिकार होता है। मत यानी कि वोट, वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इन्हें लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है। अब ये बताएं, तो लाभांश पहले किसको मिलता है? तो पूर्वाधिकार अंशधारी को। इन्हें मतलब पूर्वाधिकार अंशों को, धारी को लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है, और इसको क्या होगा? बाद। तो इन्हें लाभांश पूर्वाधिकार अंशों के बाद दिया जाता है। सीधा याद बता दिया, पहले और बाद भी याद रखिएगा तब भी हो जाएगा। समता अंशों में पहले लाभांश और पूर्वाधिकार अंशों को बाद में लाभांश। अंशधारी भी पूछेगा तो लिख दीजिएगा समता अंशधारी को पहले लाभांश दिया जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी को बाद में लाभांश दिया जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, जो पूर्वाधिकार अंशधारी और समता अंशधारी में 2 अंतर बताएं। लिख सकते हैं, जो समता अंशधारी को पहले, पूर्वाधिकार अंशधारी को पहले लाभांश दिया जाता है, जबकि समता अंशधारी को बाद में लाभांश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पॉइंट, जो इनके धारकों को संचालक की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है। यानी पूर्वाधिकार अंशधारी को डायरेक्टर, संचालक, कौन कंपनी को संचालित करेगा, इसको अधिकार नहीं होता है संचालक नियुक्त करने का। जबकि इनके धारकों को संचालक नियुक्त करने का क्या होता है? अधिकार होता है। समता अंशधारी डिसाइड करेगा जो कंपनी का संचालन किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी को इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए लिख दिए, जो इनके धारकों को संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि इनके धारकों को संचालक की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। तो लिख सकते हैं, जो पूर्वाधिकार अंशधारकों को संचालक की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है, इनके धारकों को संचालक नियुक्त करने का अधिकार होता है। लास्ट पॉइंट होगा, जो पूर्वाधिकार अंश कंपनी के जीवन काल में शोधनीय होते हैं। यानी कंपनी का जो जीवन काल होगा, उसमें पूर्वाधिकार अंशधारी को राशि को वापस भुगतान करना पड़ता है, यानी कि शोधनीय होता है। शोधनीय का मतलब हुआ उसके राशि को वापस लौटाना पड़ता है, वह भुगतान करना पड़ता है। लिखेंगे, पूर्वाधिकार अंश कंपनी के जीवन काल में शोधनीय होता है, अर्थात उसका शोधन किया जाता है, रिडम्पशन किया जाता है, अर्थात उसका भुगतान किया जाता है। जबकि समतांश कंपनी के जीवन काल में शोधनीय नहीं होता है। यानी समतांश जो होता है वो कंपनी के जीवन काल में कभी भी शोधनीय नहीं होता है। जब कंपनी का समापन होता है, तो उस दशा में उसकी पूंजी को वापस, यदि राशि बचेगा तो पूंजी वापस किया जाएगा। तो यहाँ 5 पॉइंट है, एक बार आराम से देख लीजिएगा और इसको देखकर आराम से एग्जाम में जाइएगा। अगर आपसे पूछ दे समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी, तो सिर्फ अंशधारी लगाना है और आराम से आंसर को पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, अंश प्रमाण पत्र से क्या आशा है? सीधा बात, नाम है अंश प्रमाण पत्र। तो कोई अंश खरीदेगा, किसी कंपनी का हम अंश खरीदेंगे, इसके लिए कंपनी के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसे बच्चों क्या कहेंगे? अंश प्रमाण पत्र। दिमाग थोड़ा लगाइएगा क्या कह रहा है। अंश प्रमाण पत्र, तो कंपनी का अंश जनता के द्वारा की खरीदा जाता है, इसके लिए कंपनी को, जनता को जिस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अंश प्रमाण पत्र कहेंगे। अंश प्रमाण पत्र एक कागज है, किस प्रकार का कागज? अंश जो खरीदे उसके बदले में जो प्रमाण पत्र मिला उसे क्या कहेंगे? अंश प्रमाण पत्र कहेंगे। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, ठीक होंगे, इससे आस है उस कागजात से है जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। तो अंश प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कंपनी द्वारा। किसको जारी किया जाएगा? तो जो अंशधारी खरीदेगा उसको, यानी जनता के द्वारा। जो जनता उस कंपनी का अंश खरीदेगा, जिस कंपनी का अंश खरीदेगा, उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। और किससे मिलेगा? तो कंपनी से मिलेगा। लिख दिए हैं, इससे आशय उस कागजात से है जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कंपनी के किसी सदस्य द्वारा लिए गए अंशों का निर्देश रहता है। कंपनी का कोई भी सदस्य अगर अंश खरीदता है, उस अंश को खरीदने से संबंधित दिशा निर्देश उस पर दिया रहता है। इस पर कंपनी की
सार्वमुद्रा लगी होती है। अब ये बताए थे, जो कंपनी का क्या लगा रहता है? सार्वमुद्रा, जो कंपनी का क्या करता है? हस्ताक्षर का काम करता है। तो याद रखेंगे अंश प्रमाण पत्र क्या है? तो यह एक कागजात है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कंपनी के किसी सदस्य, कंपनी के जितने सारे सदस्य अंश खरीदते हैं उसमें से किसी सदस्य के अंशों का क्या रहता है? निर्देश रहता है। जिस अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वो अंशधारी ने कितना अंश खरीदा, उस पर कितना लाभांश दिया जाएगा, कितने दिनों के बाद शोधनीय होगा, वह समता अंश है या पूर्वाधिकार अंश, इस प्रकार की सभी बातें किस पर रहेगी? अंश प्रमाण पत्र पर रहता है। और ये इस पर कंपनी की क्या लगा रहती है? सार्वमुद्रा लगी रहती है, कॉमन सील लगा रहता है। इसी से पता चलेगा जो यह सर्टिफिकेट किस कंपनी का। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, निम्नलिखित को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, या आज के मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्पष्ट करें। अब अगर आपको कोई पूछ दे जो अंशों का निर्गमन किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखेंगे मुख्य रूप से नए अंशों का निर्गमन तो दो ही प्रकार से किया जाता है, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। यह क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन 5 नंबर में भी दे देता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो सममूल्य पर अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? कटौती पर अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? अब तो कटौती पर अंशों का निर्गमन नहीं होता है, कंपनी अधिनियम 2013 के बाद 13 के अनुसार, धारा 53 के अनुसार कंपनी को कटौती पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते नए कंपनी के, लेकिन सममूल्य पर और प्रीमियम पर कर सकते हैं। अगर तीनों पूछ दे, चाहे अंश के बारे में या ऋण पत्र के बारे में, दे देगा सममूल्य पर ऋण पत्रों के निर्गमन, प्रीमियम पर ऋण पत्रों के निर्गमन, कटौती पर ऋण पत्रों के निर्गमन। तो हमने आपको बताया था, चाहे अंश से पूछे चाहे ऋण पत्र से, तो सममूल्य का मतलब हमने क्या बताया था? जब किसी कंपनी का अंकित मूल्य किसी शेयर का 10 रुपया है और 10 रुपये वाले शेयर को अगर 10 रुपया में जारी करेंगे, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। मान लेते हैं एक शेयर का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य 10 रुपया है और उस शेयर को बाजार में 10 रुपया पर जारी किया गया। सिंपल बात याद रखेंगे, जब अंकित मूल्य पर किसी भी कंपनी के शेयर को जारी किया जाता है, उसे हम सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। अब नेक्स्ट हुआ, तो मान लेते हैं किसी कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, मान लेते हैं वैल्यू है 100 रुपया, उसको हमने जारी किया 110 रुपया में। तो बताइए अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, अंकित मूल्य से क्या हो रहा है? अधिक मूल्य पर। तो जब किसी कंपनी का शेयर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किया जाता है, अंकित मूल्य से क्या होता है? अधिक मूल्य पर जारी किया जाता है, इसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। किस पर अंशों का निर्गमन? प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। अगर 5 नंबर या 2 नंबर में पूछे तो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा। तो कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर अंशों को जारी किया जाए, तो इसे हम प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। जैसे 100 रुपये वाले अंशों को 110 रुपये में जारी करना, तो यहाँ पर 10 रुपया अधिक पर जारी किया गया है, तो यह 10 रुपया प्रीमियम कहलाएगा। अच्छे से लिखिए। तो अंश के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कर। नेक्स्ट होगा कटौती पर अंशों का निर्गमन। यह अभी नहीं होता है, धारा 53 के अंतर्गत कटौती, नए अंशों को कटौती पर निर्गमन नहीं किया जाता। लेकिन अगर पूछ दे जो कटौती पर अंशों का निर्गमन, तो याद रखेंगे जो शेयर जो होता है उसका जो फेस वैल्यू होता है, उस फेस वैल्यू मान लेते हैं किसी कंपनी का 100 है और उसको हमने जारी किया 90 रुपया। सिंपल बात है। अंकित मूल्य से कम तो कटौती, अंकित मूल्य से अधिक तो प्रीमियम, और अंकित मूल्य पर तो सममूल्य यानी कि प्रीमियम। एट पार, इसे कहते हैं हम लोग एट पार, इसे कहते हैं एट प्रीमियम, और इसे कहते हैं हम लोग एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। यानी 3 प्रकार का, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो याद रखेंगे पार में क्या हुआ? तो जब किसी कंपनी के अंश अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है, तो उसे हम सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। अगर अंकित मूल्य से अधिक पर जारी किया जाता है, तो इसे हम प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहते हैं, और अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है तो इसे हम कटौती पर अंशों का निर्गमन। अब अंश के जगह पर अगर एग्जाम हॉल में ऋण पत्र दे दे जो सम मूल्य पर, अंश के जगह पर दे देगा जो ऋण पत्र, से आप क्या समझते हैं? तो वही बात, वहां ऋण पत्र लगा देना है। जो यदि किसी ऋण पत्रों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन किया जाएगा तो प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन कहेंगे। अंकित मूल्य पर किया जाए तो सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन कहेंगे, और अंकित मूल्य से कम पर किया जाए तो कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाए।
इन पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर भी किया जाता है, प्रीमियम पर भी किया जाता है, कटौती पर भी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इन पत्रों का निर्गमन किया जाता है सममूल्य, प्रीमियम, कटौती, इनमें से सभी। लेकिन अंशों का या नए अंशों का निर्गमन किया जाता है तो याद रखेंगे दो, सममूल्य और प्रीमियम। या पूछ देगा जो अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है तो याद रखेंगे कटौती पर। धारा कितना? 53 के तहत। कितना के तहत? 53 के तहत। तो अभी के लिए इस मॉडल सेट में इतना ही। नेक्स्ट मॉडल सेट भी आपको कुछ देर में आज या कल हम डाल देंगे। कल हम 2-3 मॉडल डालेंगे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जितना असाइनमेंट दिए हैं उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमको कॉल कर लीजिएगा। सवाल भी कुछ एमवीवीआई लगाए थे, वैसे प्रत्येक चैप्टर का इलस्ट्रेशन जो पूछा हुआ हो या जहाँ एनसीईआरटी लिखा हुआ हो उसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा रात में। और कल जहाँ-जहाँ कोई डिस्कस हो तो कल हम आप लोगों को 4-5 घंटा पढ़ाएँगे। उस टाइम हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। उस टाइम पे आप लोग ऐप में पढ़ाएँगे। आप लोग आराम से उसको देखिएगा। 100% एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम।